हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डेली न्यूज़ शो पर। लद्दाख इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख के लोगों के द्वारा लद्दाख में जो रह रहे लोग हैं, वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे और इसके लिए लद्दाख के लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा था दोस्तों। और इस धरने में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सोनम वांगचुक भी थे। ये कह सकते हैं कि इस धरने को यही लीड कर रहा था और उनके साथ लगभग 15 से 20 लोगों की टीम भी थी दोस्तों, जो उनके साथ धरने पर बैठी हुई थी और वो आमरण अनशन कर रहे थे। और आमरण अनशन के कारण वहाँ पर लोगों की तबीयत धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हुई और 2 ऐसे वृद्ध लोग थे, बूढ़े लोग थे जिनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जिसे देखकर लद्दाख के जो युवा वर्ग हैं वो आक्रोशित हो गए और आक्रोश में उन्होंने ये कदम उठाया। उन्हें ये समझ में आया कि जब तक वे लोग नेपाल की तरह धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, उग्र आंदोलन नहीं करेंगे जैसे नेपाल में किया गया था और उन्होंने नेपाल में सत्ता परिवर्तन कर दिया। उन्होंने सोचा कि जब तक इस तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, जेन-ज़ी की तरह आंदोलन नहीं करेंगे, उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक सरकार उनकी बातों को नहीं सुनेगी। तो ये उनकी गलतफ़हमी थी दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार ने 6 अक्टूबर को टाइम दिया था बात करने के लिए। लेकिन फिर भी लद्दाख एपेक्स बॉडी एक संस्था है जिसकी युवा शाखा ने उग्र आंदोलन शुरू किया और उग्र आंदोलन में वहाँ के जो युवा थे, उस संस्था से जो जुड़े युवा थे, कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक उन्होंने बीजेपी के मुख्य कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया, उसे जलाकर राख कर दिया और साथ ही सरकारी कार्यालयों को भी, सरकारी ऑफिसेज़ को भी उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और इस उग्र आंदोलन में लगभग 4 लोगों की जान गई है और लगभग 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं खबरों के मुताबिक, ऐसा खबरों में चल रहा है। हालांकि जैसे ही ये आंदोलन उग्र हुआ और ये सब घटनाएं हुई, सारी दुनिया की नज़र भारत के लद्दाख पर चली गई और जैसे ही सोनम वांगचुक को इसकी खबर लगी, उन्होंने वहीं पर धरना को ख़त्म कर दिया। उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि मैं उग्र आंदोलन के बिल्कुल भी खिलाफ़ हूँ, मैं हिंसा के बिल्कुल भी खिलाफ़ हूँ। मैं सरकार से बात करना चाहता हूँ मगर शांति से। तो आखिर ये जो धरना प्रदर्शन था, आमरण अनशन था सोनम वांगचुक का, वो आखिर क्यों हो रहा है? और ये जो युवा वर्ग हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के, उनकी मांगें आखिर क्या हैं? आइए इसे जानते हैं दोस्तों। दरअसल बात ऐसी है कि जब से भारत आज़ाद हुआ था, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू था और जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख आता था दोस्तों। भारत सरकार स्पेशल फंड्स भेजा करती थी वहाँ के विकास के लिए, लेकिन वो फंड्स कहीं न कहीं लद्दाख तक बहुत कम पहुँचती थी या नहीं पहुँचती थी। लद्दाख एक ऐसी जगह है जिसे ठंडे जगह का रेगिस्तान कह सकते हैं और वो बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है, जहाँ की ऑक्सीजन भी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत कम ऑक्सीजन है। तो पहले के टाइम में लद्दाख पर उतना ध्यान नहीं गया, लेकिन अगस्त 2019 में भारत के सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग हो गया और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए दोस्तों। और जब से ये धारा 370 ख़त्म हुआ है जम्मू कश्मीर से, वहाँ के जो समाजसेवी हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने सबसे पहले सरकार से ये मांग की कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने उनकी बातों को, उनकी मांग को पूरा किया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लेकिन अब उनकी 4 मांगें हैं और उन 4 डिमांड्स में सबसे पहला डिमांड ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए और दूसरी डिमांड ये है कि लद्दाख में जो ट्राइबल्स रहते हैं उनके लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करके उन्हें अधिकार दिए जाएं, संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। तीसरी डिमांड यह है कि लद्दाख के लिए एक अलग लोकसभा सीट बनाई जाए और कारगिल के लिए एक अलग लोकसभा सीट बनाई जाए। चौथी डिमांड ये है कि लद्दाख में रह रहे युवाओं के लिए
सरकार नौकरी की व्यवस्था करे, जॉब्स की व्यवस्था करे। तो उनकी ये 4 मांगे हैं जिसे लेकर वो हर साल धरने पर बैठते थे, लेकिन इस साल उन्होंने आमरण अनशन का रास्ता अपनाया। तो देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर ये सभी आते हैं और भी हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसा है कि वहाँ के लोग लद्दाख के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली चाहते हैं। वहाँ के लोग लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। लेकिन अगर भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे देती है तो क्या होगा, इसका भारत पर असर क्या पड़ सकता है, आइए इसे समझते हैं दोस्तों। दरअसल बात ऐसी है कि लद्दाख एक ऐसा जगह है जहां पूरी दुनिया की नज़र 24 घंटे बनी रहती है। यानी यूँ कहें कि पूरी दुनिया की नज़र लद्दाख पर 24/7 बनी रहती है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि लद्दाख के बगल में पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चाइना है। चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो लद्दाख से सटता है और किसी भी देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो बॉर्डर पर रहती हैं, उन्हें बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके बगल वाले देश में क्या हो रहा है, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सरकार कौन कौन सी नीतियां बना रही हैं, ये सभी जानने के लिए इंटेलिजेंस की यूनिट काम करती है। उसी तरह से बॉर्डर पर भारत की भी इंटेलिजेंस एजेंसी है। वहीं लद्दाख में मिलिट्री हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सभी की बटालियन जो हैं वो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड हैं। तो अगर मान लेते हैं कि सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया तो वहाँ इलेक्शंस होंगे, विधायक चुने जाएंगे, सांसद चुने जाएंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी चुने जाएंगे। तो बात ऐसी है दोस्तों कि भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और उन राजनीतिक पार्टियों के जितने भी नेता हैं, कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। तो अगर लद्दाख में कोई अगर पद ले लेता है मुख्यमंत्री का, तो हो सकता है कि उसके जो संबंध है चाइना से अच्छे हों या पाकिस्तान से अच्छे हों। उसके बाद अगर केंद्र सरकार चाहे भी तो जब तक लद्दाख के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक केंद्र सरकार लद्दाख में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अगर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो लद्दाख एक ऐसा जगह है कि जहाँ की मिनरल्स भी हो सकते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स भी हो सकते हैं दोस्तों। और आज पूरी दुनिया रेयर अर्थ मटेरियल और मिनरल्स के पीछे भाग रही है, क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट में ये रेयर अर्थ मटेरियल्स और मिनरल्स बहुत ही काम आते हैं। तो क्या पता पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद भारत की ही सरकार को लद्दाख में एंट्री ना मिले, पाकिस्तान या चाइना की एंट्री हो जाए वहाँ पर और वो लोग रेयर अर्थ मिनरल्स वो सभी लेकर चले जाएं, तो फिर भारत का डेवलपमेंट कहाँ से हो पाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश के ठीक सटे है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर एक ही है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है और बांग्लादेश से हर दिन बहुत सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आते हैं और वहाँ से पूरे भारत में फैल जाते हैं, जिससे भारत को परेशानी होती है उन्हें ढूंढने में। वो सभी घुसपैठिए रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान से घुसपैठिए घुस जाएं या फिर चाइना से घुसपैठिए भारत में आ जाएं, कुछ भी हो सकता है, जिससे भारत को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लद्दाख के लोगों को समझनी होंगी। भारत सरकार जो भी डिसीजन ले रही है वहाँ के जनता के हितों को देखते हुए डिसीजन ले रही है। लद्दाख का अपना एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये इन सब चीज़ों को अगर वहाँ की जनता समझ जाती है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत में है तो भारत में बिल्कुल हर तरह की आज़ादी है। आपको बोलने की आज़ादी है, सरकार को कुछ कहने की आज़ादी है,
लेकिन चाइना और पाकिस्तान में इस तरह की आज़ादी नहीं है, या किसी और देश में आप चले जाइए, हर देश में भारत की तरह आज़ादी नहीं है दोस्तों। अब आते हैं दूसरी डिमांड पे। दूसरी डिमांड ये है कि वहाँ संविधान के 6ठी अनुसूची को लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि ट्राइबल को संवैधानिक अधिकार मिल सके। लद्दाख एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है दोस्तों, पहले भी बहुत शांति रही है वहाँ। यहाँ से लोग, भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग बाइक से लद्दाख जाते हैं। बहुत सारे बाइकर्स लद्दाख जा कर के घूमते हैं। लद्दाख एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। लद्दाख में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगभग 90% से ज़्यादा वहाँ ट्राइबल्स भी हैं। तो उनकी ये मांग है कि ट्राइबल्स को 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। तो 6ठी अनुसूची क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, भारत में 4 राज्यों में इस 6ठी अनुसूची को लागू किया गया है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। लेकिन ये जो 6ठी अनुसूची है, इन सभी राज्यों में पूरी तरह से लागू नहीं है, इन सभी राज्यों के कुछ हिस्सों में लागू है। और ये 6ठी अनुसूची ट्राइबल्स को ये अधिकार देती है कि वो अपना एक अधिकार क्षेत्र बनाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पंचायत में मुखिया होते हैं, उनके अंतर्गत जो भी गांव आते हैं वो कुछ भी डिसीजन लेंगे, सबसे पहले उनका ही डिसीजन माना जाएगा। अगर राज्य सरकार भी अगर उस गांव में आती है तो सबसे पहले उन्हें पंचायत से आदेश लेना होगा, तभी वहाँ की रिसोर्सेज को सरकार यूज़ कर सकती है। तो अगर केंद्र सरकार यानी भारत की सरकार 6ठी अनुसूची को वहाँ पे लागू कर देती है लद्दाख में, तो वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी और वहाँ पर के जो ट्राइबल्स हैं वही लोग उस काउंसिल के मेंबर भी होंगे और वहाँ पे उनके ही फैसले चलेंगे दोस्तों। अगर भारत सरकार को कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लद्दाख ऐसा सेंसिटिव एरिया है, ऐसा जगह है सेंसिटिव, तो अगर केंद्र सरकार को वहाँ पे कुछ ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि वहाँ पे वो इंटरफेरेंस करे और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो मेंबर है जो वहाँ के ट्राइबल्स ही रहेंगे, अगर उन्होंने केंद्र सरकार को दखल देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो फिर भारत के लिए बहुत बड़े नुकसान की बात होगी दोस्तों। ये सभी बातें जो हैं वो वहाँ के लोगों को समझनी ही पड़ेंगी। और लद्दाख के लोगों की तीसरी डिमांड ये थी कि लद्दाख के लिए अलग से लोकसभा सीट और कारगिल के लिए अलग से लोकसभा सीट बनाई जाए। और चौथी डिमांड रोज़गार के लिए थी, जिसके लिए पूरा भारत और भारत सरकार भी तैयार है। वहाँ पे जब से धारा 370 हटाई गई है भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार लद्दाख के लिए कुछ न कुछ हमेशा कर रही है। एक तो लद्दाख टूरिस्ट प्लेस बन ही गया है, केंद्र सरकार उसे और ज़्यादा डेवलप करने में लगी हुई है। वहाँ फैक्ट्रियाँ बनाने का प्लान चल रहा है दोस्तों। वहाँ पे जैसा कि लैब का डिमांड था कि सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन भी होनी चाहिए, जैसे कि भारत के लगभग हर राज्यों में है, तो केंद्र सरकार इसके लिए तैयार भी है। और सेंट्रल की जो सरकार है वो लद्दाख में सोलर एनर्जी बनाने की तैयारी में है, जिससे पूरे लद्दाख का विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है। तो इसके लिए भारत की सरकार ने 6 अक्टूबर को डेट रखी थी बातचीत करने के लिए, लेकिन यहाँ तो लद्दाख के जो युवा हैं वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए। लेकिन मुझे ये लगता है दोस्तों कि भारत में जितने भी युवा हैं वो तो सबसे पहले अपने भविष्य की सोचते हैं, अपने फ्यूचर की सोचते हैं कि जॉब कैसे लें, प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो, उन्हें कैसे वो अचीव कर लें। लेकिन इस तरह का जो उग्र आंदोलन हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ के युवा की ज़्यादा गलती नहीं है, कोई असामाजिक तत्व हैं, या तो हो सकता है कि पड़ोसी देश की ये चाल हो। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये कोई बड़ी बात नहीं है।
भारत के सरकार को अस्थिर करने के लिए पड़ोसी देश भी इस तरह की चाल चल सकती है, क्योंकि अभी तक भारत में जो स्थिर सरकार है वो भारत को बहुत आगे ले जा रही है और बहुत तेज़ी से भारत आर्थिक रूप से डेवलप कर रहा है और बहुत तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है। और विपक्ष ने इसे जेनजी आंदोलन नाम देने की कोशिश की है, लेकिन भारत का जो जेनजी है वो अपने भविष्य की सोचता है, भारत के भविष्य की सोचता है, भारत को बर्बाद करने की नहीं सोचता। ये है हमारे भारत का जेनजी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।